दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो जैसा कि मैं ब्लॉग में सोच रहा था कि क्या आज ब्लॉग बनाया जाए, तो चूँकि आपको पता ही है कि आजकल बहुत टेंशन चल रही है यूरोप में, खासतौर से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो आप देख रहे हैं कि जंग चल रही है। और जिस तरह से रशियन इन्वेशन हो रहा है यहाँ पे ये यूक्रेन में, तो यही चर्चा चल रही है आजकल यूरोप में। तो बहुत ही सैड न्यूज़ है कि भाई आप सोच सकते हो कि आपको अगर आपको खुद के घर से क्या, खुद के सिटी से क्या, खुद के देश से निकलने पर अगर मजबूर हो जाए आप, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या है 21st सेंचुरी में। तो सोच रहे हैं तो आप 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा जो यूक्रेनियन, जो मतलब एक राजा की तरह अपने घर में रहते थे। भाई अपने घर में आप सब किंग है ना यार, मेरा घर है, मैं चाहे जैसे रहूँ। तो जो अपने राजा की तरह रहते थे, तो वो आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पोलैंड के बॉर्डर पे कुछ आपके देख रहे हैं कि बराबर आ रहे हैं। तो पोलैंड ने काफ़ी सारे ले रहे हैं, कुछ हंगरी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे रिफ्यूजीज। तो आप सोच रहे हैं कि मतलब वो लोग जो इतने अच्छे से रहते थे, तो आज इस पे मजबूर है। और आप सोच सकते होंगे कि अब जब ये जंग का माहौल चलता है, तो आपकी जो करेंसी है, खासतौर से यूक्रेन की करेंसी, तो कौन से कन्वर्ट करेगा। तो समझ लो कि जो आपके लखपति करोड़पति थे, वो भी बेचारे एक तरीके से रोड पे आ गए यार। करेंसी कोई लेने को तैयार नहीं, ठीक है। अपना घर बार सब छोड़ के आ गए। 40-40 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं बॉर्डर तक भाई। 40-40 किलोमीटर पैदल चल के, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं यार। समझ रहे हो ना। तो ये हालत है यार। किसका आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसका नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अलग बात है यार। बात हो रही है यहाँ पे ह्यूमनिटी की। कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, लॉस किसका हो रहा है यार, आम आदमी का, जिसने इतनी मेहनत से घर बनाया, ठीक है। कितनी मेहनत से किसी ने जॉब पाई, बैंक में अपने पैसे जमा किए, ठीक, अपना फ्यूचर के बारे में सोचा, और आज वो किस हाल पे आ गए। क्या उन्होंने सोचा था कभी ये? नहीं सोचा था ना, ठीक। तो बस बात यही हो रही कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और हर इंसान, हर इंसान, मतलब नहीं है कि आप किस कंट्री के और कहाँ पे रहते हैं, हर इंसान को आज यूक्रेन की पब्लिक के साथ खड़ा होना चाहिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है। तो आप यहाँ पे ये मत सोचो आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसका नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। बात ह्यूमनिटी की हो रही है। अगर बात सपोर्ट की है, तो चाइना तो रूस के साथ है। और आपको भी पता है कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान ये सब नहीं करना। फिर तो पाकिस्तान भी रशिया में ही था जिस दिन रशिया ने अटैक किया, ठीक है ना। वो भी मॉस्को में थे, पाकिस्तान के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर। आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, बात हो रही है ह्यूमनिटी की, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, ठीक है ना। आम आदमी जब परेशान है, जो अपना सोचो यार, इससे बड़ी चीज क्या है कि जो अपने देश में अपने देश को छोड़ने को मजबूर हो जाए, दूसरों के टुकड़ों पे पड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ये सपोर्ट आप खुद सोचो। इस बात को भूल जाओ आप कि क्या 60 साल पहले, 70 साल पहले किस कंट्री ने हमारा सपोर्ट किया, जिसने हमारा सपोर्ट किया, वो भूल जाओ। कंडीशन बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब सब गिव एंड टेक की बात हो रही है यहाँ पे, सब गिव एंड टेक है यहाँ पे। अब कोई किसी की अब हेल्प नहीं करने को तैयार है। लेकिन जब बात ह्यूमनिटी की आती है, तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए जो आपका कमज़ोर है, जो मर रहा है, ठीक है ना। और जो अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुआ है, ठीक है। तो आपने लग रहा है वीडियो और काफ़ी सारी पिक्चर्स जो आपने देखी नहीं है, आप केवल वही न्यूज़ देख रहे हैं, बस थोड़ी बहुत जो आपको दिखाई जाती है। इन रियलिटी बहुत ही बुरी हालत है, ठीक है ना। खुद सोचिए आप कि उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर छोड़ने को जाने को तैयार नहीं है अपनी कंट्री को यार। वो छोड़ को जाने को तैयार नहीं है। क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं बताइए। उनको तो भाई उनकी कंट्री। चलिए अब बात करते हैं यार। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या बातें हो रही है, तो मैं बात करता हूँ यूक्रेन की हिस्ट्री की, ठीक है ना। आपको फिर भी ये बता देता हूँ, मैं अभी भी बता देता हूँ। 80% से ज़्यादा लोग यूक्रेनियन हैं वहाँ पे, वो केवल 10 to 20% ही रशियंस हैं। और जो वो दो सिटीज़ जिन पे रशियन ज़्यादा मेजोरिटी में थे, ऑलरेडी रशिया ने अपने कब्जे में ले रखी है। वहाँ पे रिबेल्स है, सॉरी रेबल्स वहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऑलरेडी रेबल्स है और रशिया का उनको फुल सपोर्ट है, और यूक्रेन से वो फुली कट है, ठीक। तो बाकी जो बची कंट्रीज, वो तो यूक्रेनियंस ही है ना यार। कंट्री तो उन्हीं की है ना, वही लोग तो है। तो उन्हीं की कंट्री में घुस के उन्हीं के लोगों को निकालना, क्या ये सही बात है? आप दिल से सोचो यार ये बात, ठीक है ना। दिल और दिमाग दोनों का यूज करके बताओ, क्या ये गलत नहीं हो रहा है? किसी के साथ हो, आपके साथ हो यार, आपको आपके घर से, शहर से, देश से निकलने को मजबूर हो जाए यार, कैसा लगेगा आपको? सही नहीं लगेगा ना यार।
तो इसी बात पे मैं सोचा था आज यूक्रेन की थोड़ी सी हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता सकते कि आपको मतलब 1560 से पहले, और एक थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें जाए और आपको ये भी बताएं कि आखिर यूक्रेन इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, यूक्रेन में क्या रिसोर्सेज है, ठीक है ना, और रशिया क्यों चढ़ा हुआ है यूक्रेन पे। इस पूरी बात पे आज हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले एक शॉर्ट हिस्ट्री जो यूक्रेन की हो जाती है, तो मैं बताता हूँ यूक्रेन के बारे में। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं यार यूक्रेन की हिस्ट्री की। जैसे मैंने बताया तो ज़्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे, तो बात करते हैं 1914 की, जब आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। तो उस टाइम आपको बता दूं कि रशियन फेडरेशन का साथ यूक्रेन ने दिया था, 80% यूक्रेनियंस उनके साथ थे, ठीक है। उस टाइम तक आपका यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन, नहीं बना था। तो जब 1922 में जब सोवियत यूनियन बना, तो यूक्रेन भी उसका पार्ट आ गया, अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज, जैसे आपका लिथुएनिया, लैटविया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ आपकी यूएसएसआर का ही पार्ट थे। और यूएसएसआर उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा देश था, ये आपको बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। और यूएसए और यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन, ये दो सुपर पावर थे उस टाइम, ठीक। ये तब की बात है। तो जब 1991 में, चूँकि आपको पता है कि यूक्रेन में भाई 80% से ऊपर तो यूक्रेनियन ही थे, रशियन तो बहुत कम थे। तो चूँकि अदर कंट्रीज़ में भी जैसे हुआ कि जैसे लिथुएनिया में लिथुएनियंस थे, लैटविया में लैटवियंस थे, पर चूँकि रशियन चूँकि वहाँ पे, लेकिन उनका रूलिंग तो रशियंस की थी ना, क्योंकि मेन तो रशिया ही था ना कंट्री, ठीक है। भले ही यूएसएसआर था, पर मेन कंट्री जो मेन पावर थी वो रशियंस के पास ही थी। तो इस तरह से हर जगह विद्रोह हुआ और सब कंट्री अपनी अलग अलग हुई 1991 में। तो यूक्रेन भी अपना अलग हो गया। लेकिन आपको बता दूं, अलग होने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो उनकी जो प्रेसिडेंट था ना, वो रशियन का पपेट ही रहा, ठीक है ना। रशियन का पपेट ही रहा। मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं जाऊँगा कि कौन कौन था कौन कौन नहीं था, रशियन का पपेट ही था। और अभी जो इससे पहले जो प्रेसिडेंट था वो भी क्या कहते हैं, रशियन पपेट ही था। और वो फिर बाद में रशिया, वो 2014 में जब हुआ थोड़ा सा क्या विद्रोह हुआ, तो वो तो रशिया भाग गया, ठीक है, यूक्रेन छोड़ के। और फिर आपको पता है कि क्रीमिया पे रशिया का कब्जा हो गया, ठीक है ना, कब्जा हो गया क्रीमिया पे। तो ये उसी टाइम की बात 2014 की। अब जो आपके जो प्रेसिडेंट है, अब जो प्रेसिडेंट है मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये चूँकि बहुत ही ज़्यादा लॉयल है अपनी कंट्री के प्रति, बहुत ही ज़्यादा वफादार है, उन्होंने रशियन पपेट बनने से मना कर दिया, ठीक है, मना कर दिया। और ये रशिया चाहता था कि भाई यूक्रेन चूँकि उसके उसमें रहे, तो जिससे वो क्या करे कि यूरोप में अदर कंट्रीज़ पे अपनी निगाहें गड़ाता रहे, जो कि यूक्रेन के थ्रू। जैसे बेलारूस तो बिल्कुल पपेट है ना वहाँ का, तो बेलारूस तो बिल्कुल पपेट है, बेलारूस तो अपने आप में तो कोई कंट्री है ही नहीं, उसे रशिया ही समझें आप, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि बेलारूस के होते हुए भी रशियन आर्मी आई ना अटैक करने के लिए, ठीक। तो कहने का मतलब हमारी बात ये है कि जो आपका यूक्रेन है, इसका अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि ये यूरोप में उस जगह पे है जहाँ से वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कंट्रोल भी कर सकता है रशिया। तो जो आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले क्या थे कि ये एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे यूक्रेन में, बहुत बड़े कॉमेडियन, और मतलब बहुत ही अच्छे रोल करते थे और काफ़ी फेमस थे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट का रोल भी किया था, मतलब मूवीज़ की बात बता रहा हूँ, उन्होंने प्रेसिडेंट का भी रोल किया था। फिर वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, तो चूँकि उनको इतनी ज़्यादा उनका फेम था, तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जीत गए। तो आज आप देख रहे हैं, एक कॉमेडियन होते हुए भी, एक एक्टर होते हुए भी, लोग सोचते थे क्या करेगा ये कंट्री के लिए, और आप देख रहे हैं कि अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, जी जान से खड़े हुए हैं अपनी कंट्री के लिए, ठीक है ना। सामने टैंक है, पता है कभी भी मर भी सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं, जाहिर सी बात है, एक मिसाइल आई, खेल ख़त्म, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जी जान से अपने कंट्री के लिए लगे हुए, ठीक। तो यही बात है यार कि आप, हमें ये देखना है कि क्या सही है क्या गलत है यार। किसी कंट्री पर अगर अटैक हो रहा तो वो गलत ही है ना। अब रशिया कह रहा है कि रशिया का बोलना है कि रशिया को ये थ्रेट है कि भाई यूक्रेन ने बोल दिया था 2021 में कि मैं मतलब सहमति दे दी थी कि हमें इसका पार्ट बनना है नाटो का। नाटो जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो आपकी हैं वो मिलके बनी हुई, जैसे यूएस भी है उसमें, उसमें कनाडा भी है उसमें, ठीक है, जर्मनी भी है उसमें, ठीक है, पोलैंड भी है उसमें, ठीक है ना, टर्की भी है उसमें, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, ये सब जो आपके नाटो का पार्ट है, ठीक है। तो भाई यूक्रेन ने सोचा कि यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है रशिया, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी थ्रेट है रशिया। तो यूक्रेन सोचा कि नाटो के हम पार्ट बन जाएंगे तो कम से हमारी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी होती रहेगी। तो नाटो का पार्ट तब तक नहीं बन पाया, बात ही चल रही थी। तो रशिया ने इसका बहाना लिया, ठीक है, बहाना लिया, क्योंकि उसको तो वैसे ही यूक्रेन खटक रहा था ना, क्योंकि पुतिन को अभी भी लगता है कि ये यूएसएसआर है, ये सब हमारे पार्ट है, ये अपने आप में कंट्री है ही नहीं, ये अपने आप में कंट्री है ही नहीं, ये तो हमारे पार्ट थे। ऐसे तो अंग्रेज भी सोच सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ये सब कंट्री है ही नहीं, ये तो हमारे पार्ट थे। ऐसे सोचने से नहीं होता ना यार। आपने रूलिंग की,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री आपका पार्ट हो गई यार, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री है। यूक्रेन इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ये सबको आपको बात माननी चाहिए। आप खुद देख लें भाई, वहाँ पे 80% से ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे यूक्रेनियंस है, तो वो कंट्री पे तो वही बिलोंग करते हैं ना। लेकिन खैर इस बात का बहाना लिया और बहुत ईजिली, ठीक है ना, उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, रशियन इन्वेशन आप देख रहे हैं इस टाइम न्यूज़ में यही चल रहा है ना सब, तो उस पर अटैक कर दिया, ये भी एक बहाना था। और दूसरा, आपको पता है कि यूक्रेन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, तो इन रिसोर्सेज के बारे में ही बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो क्या है यूक्रेन, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। ठीक, आपने यूक्रेन के बारे में केवल बस थोड़ा बहुत ही सुना होगा, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं पता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यूक्रेन किस लिए, आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूक्रेन में, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं यूक्रेन में, ठीक है ना, जो कि बहुत मैटर करता है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं अब। ओके, तो रिकवरेबल जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके रिजर्व्स, जो यूरेनियम ओर्स में, उसमें क्या होता है, फर्स्ट इन यूरोप है आपका यूक्रेन। ये आप बात ध्यान रख लीजिए, ठीक सोच लीजिए, फर्स्ट है आपका यूक्रेन। और टाइटेनियम ओर्स रिजर्व में आपका ये सेकंड है यूरोप में और 10th है वर्ल्ड में, आप सोच लीजिए 10th है वर्ल्ड। एक्सप्लोर्ड रिजर्व्स और जो आपका मैग्नीशियम ओर्स है उसमें भी आपका ये सेकंड है वर्ल्ड में, सोच लीजिए। आयरन एंड मरकरी ओर रिजर्व में सेकंड है वर्ल्ड में, ये भी आप देख लीजिए। शेल गैस रिजर्व में 13 है आपका ये यूरोप के अंदर। शेल गैस रिजर्व में थर्ड पोजीशन है इसकी यूरोप में। आप समझ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली है। केवल ये आप ये मत सोचिए कि क्यों रशियन इन्वेशन हो रहा है केवल। टोटल वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 4th इन वर्ल्ड, कोल रिजर्व 7th इन वर्ल्ड। एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, अरेबियन लैंड एरिया में नंबर 1 है यूरोप में, ठीक है यूक्रेन। एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, 3rd है वर्ल्ड में यूक्रेन। एक्सपोर्ट्स ऑफ सनफ्लावर एंड सनफ्लावर ऑयल में नंबर 1 है वर्ल्ड में। इवन इंडिया इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है ना, इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से ही आता है, नंबर 1 है वर्ल्ड में, ठीक है ना। और ये इंपोर्ट भी करता है इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन है यूक्रेन की, आपको ये बात भी ध्यान देने वाली है। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो इंडिया से यूक्रेन आपका इंपोर्ट करता है। ठीक, तो अभी बात करते हैं कि और किस किस चीज़ में यूक्रेन बहुत आगे है। कॉर्न प्रोडक्शन में 3rd और कॉर्न एक्सपोर्ट में 4th है आपका वर्ल्ड में। प्रोडक्शन में 3rd और आपका एक्सपोर्ट करने में 4th है आपका वर्ल्ड में यूक्रेन। पोटैटोस प्रोडक्शन में 4th, राई प्रोडक्शन में 5th इन वर्ल्ड, वीट एक्सपोर्ट्स में 8th इन वर्ल्ड, प्रोडक्शन ऑफ चिकन एग्स 9th इन वर्ल्ड, चीज़ एक्सपोर्ट्स में 16th है वर्ल्ड। अमोनिया प्रोडक्शन में नंबर 1 है यूरोप में। नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम में यूरोप में 2nd पोजीशन पे है और वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे है यूक्रेन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें यूक्रेन बहुत आगे है और अभी आगे अपना, चूँकि धीरे धीरे डेवलप हो रहा था यूक्रेन, चूँकि वॉर और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये सब इश्यूज़ थे, तो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहा था। लेकिन ये सडन जो चीज़ हो गई है ना, इससे पता नहीं क्या इस देश का फ्यूचर होगा। लेकिन आप बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि यूक्रेन अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, केवल इस वजह से नहीं कि भाई ये यूरोप में है और रशिया चूँकि यूरोप में सारी कंट्रीज़ के साथ चूँकि उस पर पैरी नज़र रखना चाहता है, ठीक है, बात इसकी नहीं है। लेकिन चलिए ये बातें सब अलग होगी, लेकिन आप ये भी सोच सकते हो कि यूक्रेन के पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं जो भी एक अपने आप में बहुत मैटर करते हैं। और अब बात कोई भी हो, लेकिन यार जब आप देखते हो ना, जब आप खुद देखोगे ना, जिस पे गुजरती वही जानता है, आप देखोगे ना उन लोगों को जो मतलब छोड़ छाड़ के अपना मतलब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे तरह से रह रहे थे, वेल सेटल्ड थे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और आप किसके साथ है किसके साथ नहीं है, मैं ह्यूमनिटी के साथ हूँ यार, बस। वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है वो दर दर भटक रहे हैं यार, किसका कसूर है। रशिया कह रही है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, नाटो आ जाएगा। यूक्रेन भी बोल सकता है कि रशिया की सिक्योरिटी थ्रेट है इसलिए मुझे नाटो की ज़रूरत है, ठीक है। यूक्रेन ने तो अटैक नहीं किया ना, अटैक तो रशिया ने किया ना, ठीक, एग्रेसर तो रशिया है ना यार, ठीक। रशिया भी क्या बोलो यार, रशिया थोड़ी, रशियंस तो खुद अपोज कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता। आप किसके साइड उसके साइड आप सोचते रहो। रशियंस जो वहाँ पे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी एक तरह से हॉस्टेज हैं, ठीक है। तो वो खुद अपोज कर रहे हैं यार, वो खुद अपोज कर रहे हैं, तो आप क्या करो, क्या सोचोगे इस बारे में। अब ज़्यादा बोलना तो बेकार है, बस यही दुआ कर सकते हैं यार, यही दुआ है कि सब अच्छा हो जाए। और जो यूक्रेनियंस हैं वो बेचारे जो अभी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं,
ऊपर वाला ऐसा करे कि सब सही हो जाए, वो अपने अपनी अपनी कंट्री वापस जा पाएँ और सही से रह पाएँ, या चलो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ अच्छे से रहें और उनकी जो कंट्री है कम से कम फिर से वापस पटरी पे लौट आए। इसी दुआ के साथ इस वीडियो को मैं अब बाय बाय करता हूँ। और हो सकता है आपको शायद वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, आपकी राय मेरे से जुदा हो सकती है, ठीक है ना, अपनी अपनी यार सोच है। मेरी सोच ह्यूमनिटी के साथ है यार। आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में कोई कैसे किसी को उसके घर से, उसकी कंट्री से, उसकी सिटी से, उसके देश से अलग कर सकता है, बस इसी पे आज ये वीडियो था, ठीक है। तो हो सकता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और देसी टीचर यूरोप से जुड़े रहिए।